आप में से बहुत सारे लोग अक्सर ये कहते हैं कि सर ईवीएम पर बोलिए, ईवीएम बहुत बड़ा घोटाला है, बीजेपी सारे चुनाव ईवीएम के दम पर जीत जाती है, ईवीएम से चुनाव बंद होना चाहिए, ये वो दुनिया भर की बातें। लेकिन अभी जो मामला सामने आया है ये ईवीएम का बाप है, और सिर्फ बाप ही नहीं, दादा परदादा जो भी कहना हो कह लीजिए। ये इतना बड़ा मामला है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हाल ही में संसद में अदानी फ्रॉड के मामले पर जब पूरे विपक्ष ने प्रधानमंत्री से सवाल किया तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे साथ 140 करोड़ लोग खड़े हैं, यानी कि मेरे पास बहुमत है, इन लोगों ने हमें चुना है, और इधर उधर की तमाम बातें बोलकर ये बताने की कोशिश की कि चूंकि हम सरकार में हैं इसीलिए हम पर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता, हमें जवाब देने की बाध्यता नहीं है। लेकिन सरकार में कैसे हैं, किसके दम पर है, जनता ने चुना है या फिर चुनवाया गया है, इस तरह के बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और अब इन सवालों के जवाब भी सामने आने लगे हैं। जी हां, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में से एक और किसी भी सरकार के कंट्रोल से बाहर जनता के समर्थन से चलने वाले और विश्वसनीयता के शीर्ष पर अपना स्थान रखने वाले द गार्डियन अखबार ने लगातार 8 महीने की रिसर्च के बाद एक रिपोर्ट पब्लिश की है। अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों के एक समूह ने इस रिसर्च में काफी मेहनत की है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। कुछ साल पहले आपने सुना होगा कि नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इजराइल की यात्रा की, और पीएम मोदी खुद भी इस बात को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को घेरते रहे कि इजराइल की यात्रा करने में 70 साल क्यों लग गए। इस भयंकर खुलासे के बाद अब एक और सवाल उठता है कि पीएम मोदी इजराइल करने क्या गए थे? क्या वो भारत देश के लिए इजराइल की यात्रा पर गए थे या फिर कहानी कुछ और थी? इस वीडियो में हम आपको एक एक पहलू बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे, बस आप ध्यान से देखते रहिए। हमारे बहुत सारे दर्शकों की शिकायत है कि वीडियो उन तक पहुंच नहीं रहा है, इसीलिए हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है लोकहित इंडिया नाम से। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे रखा है, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हम वीडियोज के लिंक वहां देते रहेंगे। यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबाइएगा। हमारे देश में मीडिया के नाम पर अब सिर्फ सोशल मीडिया ही बचा है जो जनता की बात कर सकता है और करता है। गोदी मीडिया की क्या हालत है बताने की जरूरत नहीं है, इसी मामले को देख लीजिए। जिस खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है, गोदी मीडिया पर उसकी कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। पूरा का पूरा गोदी मीडिया एक ढोंगी को प्रचारित करने में लगा हुआ है। आप चाहें तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारी आर्थिक सहायता करें ताकि जनता की आवाज बुलंद होती रहे और कोई आर्थिक समस्या सामने ना आए। तीन छिपाए ना छिपे, हत्या चोरी पाप। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर एक के बाद एक नई नई और बड़ी बड़ी समस्याएं आती जा रही हैं। एक समस्या पूरी तरह से जाती भी नहीं कि दूसरी वाली आ जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के परम मित्र अदानी का मामला अभी चल ही रहा था कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आ गई, फिर बीबीसी के ऑफिसेज पर छापा मारकर और भी बड़ा मामला खड़ा हो गया, और अभी दुनिया भर में इस छापे की चर्चा हो ही रही थी कि एक और उससे भी बड़ा खुलासा हो गया। यह खुलासा इतना बड़ा है जिसकी कल्पना आम आदमी कर ही नहीं सकता। यह अलग बात है कि इस कारनामे का सारा असर आम आदमी पर ही पड़ता है। इजराइल की एक फर्म है जिसका नाम है टीम जॉर्ज। इसके मुखिया का नाम है ताल हनान, उम्र है 50 साल, और इनका काम है दुनिया भर के चुनाव में झूठ, फर्जीवाड़ा, हैकिंग, गलत जानकारी और प्रतिद्वंदी को बदनाम करना। इसके साथ ही अंडरकवर ऑपरेशन में यह पता चला है कि इन लोगों ने 33 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में हिस्सा लिया, यानी चुनाव में हेराफेरी करने का काम किया, और उसका सफल परिणाम भी दिया है। ये लोग किसी का भी जीमेल, टेलीग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, यानी कि हर जगह इनकी सक्रियता है और किसी के भी अकाउंट के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, सारी जानकारी जुटा सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब मैं जो उदाहरण आपके सामने रखने वाला हूं उसको बहुत ही सावधानी से समझिएगा। आपने बीजेपी आईटी सेल का नाम तो सुना ही होगा, वही झूठ की फैक्ट्री जिसके कार्यकर्ता 24 घंटे गालियां देने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। आप अक्सर देखते होंगे अपने मोबाइल फोन में जो मैसेज, जो तस्वीर या फिर जो वीडियो आपके व्हाट्सएप पर आता है, लंबा चौड़ा लिखा होता है, खूब सारे झूठे तथ्य देकर समझाने की कोशिश की जाती है कि ये जो लिखा है यही सत्य है, इसको मान लो। जो चीज व्हाट्सएप पर दिखती है वही फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, यानी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ही चीज आपके सामने ठेल दी जाती है। उसमें विपक्ष के नेताओं के बारे में गलत जानकारी दी जाती है, इतिहास के बारे में झूठे तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, कहीं की घटना को कहीं से जोड़कर दिखा दिया जाता है। आपको शायद याद हो, पाकिस्तान की एक घटना को यूपी के मुजफ्फरनगर की घटना बताकर पूरे देश में प्रचारित किया गया और यूपी की समाजवादी पार्टी की उस वक्त की सरकार को भयंकर रूप से बदनाम किया गया, सत्ता चली गई। हालांकि विपक्षी दल का कोई भी नेता इस तरह की झूठी बदनामी के टारगेट से बचा नहीं है। बात राहुल गांधी की हो, अरविंद केजरीवाल की हो, ममता बनर्जी की हो, केसीआर की हो, लालू यादव की हो, या फिर पूरे भारत के किसी भी नेता की जो भारतीय जनता पार्टी से अलग है, सभी को बराबर तरीके से टारगेट किया गया और झूठी बातें लिखकर बदनाम करने की कोशिश की गई। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि ये लोग काम ये करते हैं कि जिस पार्टी से पैसा लेते हैं उसके विरोधियों को झूठे और बेबुनियाद आरोपों के तहत बदनाम करते हैं, जनता के बीच गलत जानकारी ज्यादा से ज्यादा संख्या में ठेलते हैं कि जनता कंफ्यूज हो जाती है और उसे ही सच मान लेती है। इतिहास को
लेकर कोई भी झूठ गढ़ दिया जाता है और ये लोग उसे एक एक आदमी की मोबाइल फोन तक पहुंचा देते हैं। और जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है वहां पहुंचाने के लिए हमारे देश का गोदी मीडिया है, अखबार है। गोदी मीडिया 24 घंटे की डिबेट करके देश के कोने कोने तक किसी भी झूठ को पहुंचा देता है। एक बात और समझने वाली है, जब देश के प्रधानमंत्री ही अपने हर भाषण में झूठ का अंबार लगा देते हो तो फिर उस देश की गोदी मीडिया से उम्मीद भी क्या की जाए। मुझे प्रधानमंत्री के बारे में झूठ शब्द का प्रयोग करने में शर्म महसूस हो रही है, लेकिन झूठ को झूठ न कहें तो क्या कहें। मुझे उनका कोई भाषण याद नहीं जिसमें उन्होंने झूठ न बोला हो या फिर बरगलाने वाली बातें न कही हो जिनका कोई स्पष्ट अर्थ न निकलता हो। इजराइल की इस कंपनी का दावा है कि इसने दुनिया भर के लगभग 33 बड़े चुनावों में काम किया है और उसके परिणाम भी दिए हैं। अब आप याद करिए, साल 2017 में प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए थे और पूरे देश में सिर्फ एक ही चर्चा थी कि पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल गया है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने भी सदन में सवाल किया था कि प्रधानमंत्री जी इजराइल गए तो अदानी को हथियार वगैरह बनाने का टेंडर मिल गया। मगर अब एक और सवाल खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री जी इजराइल भारत के लिए गए थे, भारत की जनता के लिए गए थे, अपने देश के लिए गए थे या फिर अपनी पार्टी के लिए जुगाड़ करने गए थे। क्या प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल विजिट और इस फर्म जो चुनाव में जनता का मैंडेट चेंज करने का काम करती है उसके बीच कोई तालमेल है? सोशल मीडिया पर अब लोग यह भी पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी इजराइल इसी काम के लिए गए थे। वैसे किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग या फिर स्वयं प्रधानमंत्री जी कभी भी इन आरोपों पर जवाब देंगे। हाँ, जवाब देने के नाम पर एक काम जरूर किया जाएगा, चीख चीख कर यह बताया जाएगा कि यह विदेशी साजिश है, यह भारत के खिलाफ साजिश है, यह अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है जो प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते कद को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए विपक्षी दलों ने विदेशियों से मिलकर साजिश रची है। इस तरह की तमाम बातें बीजेपी के नेता कह देंगे, स्वयं प्रधानमंत्री जी भी कह देंगे और गोदी मीडिया तो बैठा ही है चिल्लाने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब कहीं से आएगा नहीं। जैसा कि बीजेपी नेताओं का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इन्हें ही देख लीजिए, आप सुबह शाम इन्हें गोदी मीडिया के तमाम चैनलों पर गला फाड़ फाड़ के विरोधियों को अनाप शनाप बोलते हुए सुनते होंगे, झूठा इतिहास प्रस्तुत करते हुए सुनते होंगे। झूठ के बाजार में इनकी दुकान बहुत बड़ी है, लेकिन किस तरह से इन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को क्या दिखाने की कोशिश की है यह भी देख लीजिए। वैसे एक बात साफ है, जब इन पर कोई आरोप लगता है, इनके पास कोई जवाब नहीं होता तो ये लोग व्यक्तिगत हमले शुरू कर देते हैं और आपके चरित्र को गलत बताने की कोशिश करते हैं। वैसे उदाहरण तो बहुत हैं, लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ महीने पहले ही मैंने वाराणसी गोरखपुर हाईवे की रिपोर्टिंग की थी और दिखाया था कि किस तरह से एक हाईवे बनने से पहले ही, पूरा बनने से पहले ही टूटने लगा है और एक सीजन भी अगर कायदे से बारिश हो जाए तो इसका ज्यादातर हिस्सा बह जाएगा। उस वीडियो पर आईटी सेल के गुर्गों ने लिखना शुरू किया कि तू देशद्रोही है, तू हिंदू विरोधी है, तू भारत विरोधी है, और तो और एक ने यहां तक लिख दिया कि तेरी शक्ल मुझे बहुत बुरी लगती है। अब बताइए, सड़क के टूटने और मेरी शक्ल खराब होने से क्या संबंध है? मैं किसी ब्यूटी कंपटीशन में तो जा नहीं रहा हूं। कहानी साफ है, जब सवालों के जवाब ना आए तो सामने वाले को गालियां देना शुरू कर दीजिए, उसके चरित्र का हनन शुरू कर दीजिए, उस पर व्यक्तिगत हमले करना शुरू कर दीजिए, जान से मारने की धमकी तक दे दीजिए। घटिया से घटिया कुछ भी करना पड़ जाए, बस सवाल पूछने वालों को शांत कराओ। एक तरफ पूरी दुनिया में अदानी के मामले को लेकर हाहाकार मचा है, बीबीसी पर छापे के मामले को लेकर हाहाकार मचा है और इसके तुरंत बाद उन दोनों से बड़ा यह मामला खुल गया। लेकिन आप ढूंढ कर देख लीजिए, क्या कोई गोदी मीडिया का लपटझंडिस या फिर कोई भी चैनल इन मुद्दों पर बात कर रहा है? यदि कोई गलती से बात करेगा भी तो वो सिर्फ यही बताएगा कि ये सब विदेशी साजिश है, ये विदेशी लोग हैं। जबकि उसी विदेश का कोई छोटा मोटा नेता भी जिसे कोई नहीं पूछता हो, वो भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर दे, बीजेपी की तारीफ कर दे तो पूरा का पूरा गोदी मीडिया कूदने लगता है, स्टूडियो में डांस करने लगता है और गोदी मीडिया के लपटझंडिस चिल्लाने लगते हैं, देखो देखो मोदी जी का डंका बज रहा है। यानी कि विदेश की छोटी सी तारीफ से डंका बजने लगता है और बड़े बड़े सवाल, बड़े बड़े खुलासों के बाद विदेशी साजिश हो जाती है। हमारा बस सीधा सा सवाल है कि यदि आपने कुछ गलत नहीं किया, यदि आपने कोई फ्रॉड नहीं किया, यदि आप लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, आपने जनता का मजाक नहीं उड़ाया, तो आइए खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए जिसमें देश और विदेश की मीडिया को सवाल पूछने का अधिकार दीजिए। आप उनके सवालों का जवाब दीजिए। आपके पास बड़े बड़े नेताओं की फौज है, आप खुद ही ब्रह्मांड के सबसे बड़े नेता हैं। ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब आपके पास नहीं है? और तो और आपके पास धीरेन्द्र शास्त्री भी है, जो सवाल का जवाब ना आए इनसे पूछवा लीजिए। क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? 9 साल तो हो गया, अभी तक एक भी बार आप सामने नहीं आए। अब इसे चोर की दाढ़ी में तिनका न कहा जाए तो क्या कहा जाए, आप ही बताएं। इस मामले पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सारे सवाल पूछे हैं और कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। आप इनकी बातों को लोकतंत्र के नागरिक के रूप में होकर सोचिए। बेशक आप किसी के भी समर्थक बने रहिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समर्थन करने से पहले सच को जान लेना बहुत ही जरूरी है। वैसे भी मजबूत लोकतंत्र में असल नागरिक